तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, कैपेसिटर्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं और वो क्या स्टोर करते हैं अपने अंदर। ठीक है, और कितने तरह के कैपेसिटर्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टोर होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्मेट में होती है और कितनी होती है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो ड्राइव करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे कि जो कॉम्बिनेशन होते हैं कैपेसिटर के, पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन, वो नेट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे वो पढ़ेंगे। कैपेसिटर्स के कुछ सर्किट्स पढ़ेंगे, ठीक है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो फाइंड करेंगे। ठीक है, और लास्ट में पढ़ेंगे हम वेन डिग्राफ जनरेटर। क्लियर? ठीक है, अब पढ़ना शुरू करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, क्या होते हैं डाइलेक्ट्रिक, क्या क्या उनके यूजेज होंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, उनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उनकी नॉर्मल स्टेट में, और जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कराएंगे। ठीक है, वो कैसे वेव करेंगे, वो ऐसे वेव करेंगे जैसे कि नॉन कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आप ढंग से समझना, दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक को कहते हैं हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये क्या होते हैं वो आप जरा ढंग से समझो। नॉर्मली क्या होता है, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनमें क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एटम होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा एटम का वो कहाँ होता है, उसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है। ठीक है, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन से वो कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, निगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है, और अगर आप इस निगेटिव चार्ज डेंसिटी का भी अगर सेंटर ऑफ चार्ज फाइंड करने की कोशिश करोगे तो वो भी उसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आ जाता है। ठीक है, जहाँ जिस पॉइंट पर उसका न्यूक्लियस है, जिस पॉइंट पर उसका सारा पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेट है, एटम या मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, और उसी पॉइंट पे उस सारे निगेटिव चार्ज जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके चारों तरफ, ठीक है, उसका जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा, उसका जो सेंटर होगा वो भी उसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो जब इस तरह का एटम होता है इसको हम कहते हैं नॉन पोलर। ठीक है, और पोलर हम किसे कहते हैं, पोलर वो होता है जिसका न्यूक्लियस कहीं और कंसनट्रेटेड हो और नेगेटिव चार्ज जो है उसके चारों तरफ, उस नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ चार्ज वो कहीं और हो। ठीक है, ठीक है, वो खुद में कैसा हो, एक डायपोल की तरह बिहेव करे, तो ये जो होता है ये होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जब कोइंसाइड कर जाते हैं तो वो है आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं तो ये क्या है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, मान लीजिए जैसे मैंने इसको इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो जो नॉन पोलर एटम था, जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था, अब वो कैसा हो जाएगा, वो खुद से कैसा हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहीं इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका वो कहीं इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था वो कैसा हो गया, वो पोलराइज हो गया। ठीक है, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का सीधी सी प्रॉपर्टी ये है कि एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता है तब उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, तो वो नॉन पोलर होता है, कोई पोलरिटी नहीं है उसमें। और जैसे ही हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाते हैं और वो क्या बन जाता है, एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, उसके अंदर पोलरिटी आ जाती है। ठीक है, एक डायपोल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जबकि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में ही पोलराइज होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तब भी वो कैसा होता है, पोलराइज होता है। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे ये थोड़ा और पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये ऑलरेडी सेपरेटेड है, ये तो इनके बीच का सेपरेशन और बढ़ जाएगा, ये थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो क्या लिखना है आपको अपनी नोटबुक में कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डोंट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। ठीक है, उनके पास कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पे उनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होता है वही उसका नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है, दोनों सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ये दोनों जो होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए उनके पास कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वही लिखना है आपको, बट दे कैन पोलराइज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायग्राम में क्या बनाना है, ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस,
और ये चारों तरफ नेगेटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ, ताकि इसका भी अगर आप सेंटर निकालोगे तो इसी पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। ठीक है, ये डाई इलेक्ट्रिक है कब? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जैसे मान लिया अगर आपने इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहीं इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज कहीं इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलराइज हो गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं इसके नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, अब वो अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो अब इसके पास एक डायपोल मोमेंट आ गया है। ठीक है, तो ये है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, पोलर डाई इलेक्ट्रिक के पास अपना कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक की। ठीक है, तो पोलर डाई इलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके पास अपना एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, वो बिना इलेक्ट्रिक, उनको पोलराइज होने के लिए किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी क्या होते हैं? पोलराइज होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलरेडी पोलराइज होते हैं। ठीक है, अगर आप उनको गौर से देखो तो ये ऑक्सीजन होता है, अगर आपने उनका स्ट्रक्चर देखा हो, ये ऑक्सीजन है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ठीक है, और इनके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैसे तो वो बीच में होने चाहिए एग्जैक्टली, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली ज़्यादा होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड पेयर है ये जो, इसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो ऑक्सीजन जो होता है वो स्लाइटली कैसा हो जाता है? निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन कैसा हो जाता है? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली ये हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? स्लाइटली निगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर? तो अब ये जो बॉन्ड है वो अनपोलराइज नहीं है, पोलराइज हो गई। ऑक्सीजन पे स्लाइटली कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज, और इस पर कैसा आ गया? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो ये होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप डायरेक्शन देखोगे इन दोनों का नेट डायपोल मूवमेंट निकालोगे, रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट निकालोगे तो वो कहीं इस तरफ आएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऑलरेडी, इनके पास ऑलरेडी डायपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट डायपोल मूवमेंट। ठीक है, ये ऑलरेडी पोलराइज होते हैं, इन्हें पोलराइज करने के लिए किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह के जो डाई इलेक्ट्रिक होते हैं उनको हम कहते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स, और जिनके पास अपना कोई परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होता है उनको कहते हैं हम नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब जरा बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम डाई इलेक्ट्रिक को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो दोनों डाई इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, पोलर की भी बात करेंगे, नॉन पोलर की भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक। अगर आपका पोलर डाई इलेक्ट्रिक है और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, ठीक है, तो मैंने मान लिया एक ये है सैंपल है ये पोलर डाई इलेक्ट्रिक का, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे पोलराइज हैं। ठीक है, तो जब उन्हें अगर आप नॉर्मली देखोगे बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के तो वो रैंडमली अरेंज होते हैं। ठीक है, किसी के कोई पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से अरेंज होगा, 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 कुछ इस तरह से रैंडमली अरेंज होते हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से अरेंज होगा। ठीक है, तो इनकी जो डायपोल की डायरेक्शन है, जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो रैंडम होती है। किसी की ऊपर की तरफ होगी तो किसी की नीचे की तरफ होगी, किसी की लेफ्ट होगी, किसी की राइट होगी, हर डायरेक्शन में होते हैं डायपोल मूवमेंट। ठीक है, और जब आप पूरे बल्क की बात करोगे तो नेट डायपोल मूवमेंट 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये टोटली रैंडम है, इनके कोई सिक्वेंस नहीं है, इनके में कोई सेट पैटर्न नहीं है, ये रैंडम है पूरे, तो नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, जब इसी पोलर डाई इलेक्ट्रिक को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें, मान लिया इस तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये सारे डायपोल हैं तो इन सब पे टॉर्क लगेगा। अगर आपको याद हो किसी डायपोल पे जो टॉर्क लगता है टाउ, वो होता है P क्रॉस E। P होता है उसका डायपोल मूवमेंट और क्रॉस E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये टॉर्क लगता है और ये टॉर्क तब तक लगता रहेगा जब तक कि वो सारे अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाए। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होती है जिसमें डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम होती है।
ठीक है, जिस तरफ आपका डायपोल मूवमेंट होगा उसी तरफ क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इन सब पे टॉर्क लगेगा और टॉर्क की वजह से ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ये अरेंजमेंट कुछ ऐसे होगा ताकि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोलरिटी, ये पॉजिटिव पोलरिटी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। किसकी वजह से हुआ ये, जो टॉर्क लगा है पी क्रॉस इसकी वजह से हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब जरा इसमें आप ढंग से देखो इसमें हो क्या रहा है। इसमें ये इस साइड पे अगर आप देखोगे, इस सरफेस पे देखोगे तो इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ अरेंज हुए हैं सबका नेगेटिव जो एंड है वो इस तरफ है। ठीक है, तो इस सरफेस पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस सरफेस पे अगर आप देखोगे तो कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो चार्ज है वो इंड्यूस हो जाता है। एक सरफेस में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरी सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है। अगर नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक है तो क्या होगा, तो वो आप देखो। अगर अब हम देख रहे हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा। तो मान लिया ये डाई इलेक्ट्रिक है और उसके अंदर ये डाई इलेक्ट्रिक एटम्स होंगे, इनके पास कोई पोलरिटी नहीं है। जो इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वही इनका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। कोई इनका परमानेंट डायपोल मूवमेंट कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेट डायपोल मूवमेंट भी क्या होगा, जीरो होगी, कोई चार्ज वगैरह कोई इंड्यूस नहीं है। और जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ये जो मॉलिक्यूल हैं, वैसे तो जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होता है वही नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉजिटिव चार्ज के अराउंड नेगेटिव चार्ज का। लेकिन जैसे हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो मूव कर जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ स्लाइटली रिलेटिवली शिफ्ट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज उसकी अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ होगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं तुरंत पोलराइज हो जाएंगे। कुछ ऐसे पोलराइज हो जाएंगे ये। यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तुरंत ये प्रोसेस होगी। ठीक है, और इस सरफेस पर अगर आप देखोगे तो कैसा चार्ज इंड्यूस होता लगेगा आपको, नेगेटिव चार्ज, और इस सरफेस पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो फाइनल स्टेट है वो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो फाइनल स्टेट है वो सेम है। इसमें भी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, सरफेस पे कैसा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, फाइनल स्टेट सेम है लेकिन इनिशियल डिफरेंट है। ठीक है, नॉन पोलर में सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके अंदर कोई पोलरिटी वगैरह कुछ नहीं होती है, और पोलर में ये सारे पोलराइज हैं, सबके अंदर परमानेंट डायपोल मूवमेंट है। लेकिन नेट इनका इसलिए जीरो है क्योंकि ये रैंडमली अरेंज है। इनका नेट इसलिए जीरो है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल एटम का जो डायपोल मूवमेंट है वो जीरो है। इनका हर एक इंडिविजुअल एटम का जीरो नहीं है, हर एक इंडिविजुअल एटम के पास कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट है। लेकिन नेट इसलिए जीरो है कि ये डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अगर वो रैंडमली अरेंज हो तो नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, पूरे सैंपल का जीरो। ठीक है, नेट इसमें भी जीरो है, नेट इसमें भी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस एब्सेंस में, लेकिन वजह अलग अलग है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में नेट इसके पास भी है कुछ ना कुछ, जीरो नहीं है, और नेट इसमें भी जीरो नहीं है। ठीक है, अब जरा देखते हैं अगर किसी कंडक्टर को, किसी मेटल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया एक ये मेटल का ऑब्जेक्ट है, मेटल ब्लॉक है, और मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है आपको। और जैसे ही हम इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ज़रूरी नहीं यूनिफॉर्म हो, बस इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इस डायरेक्शन में है, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, तो उन पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस तरफ लगेगा फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करके इस तरफ आना शुरू कर देंगे, और यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, तो यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया वो इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है ये किसकी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक्सटर्नल।
ठीक है। और ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इसकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्रिएट होगा। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है ये है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, जो इंडक्शन की प्रोसेस हुआ है, इंडक्शन की जो प्रोसेस हुई है उसकी वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है वो आया है जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया था, ठीक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज यहाँ मूव करना शुरू कर देता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये चार्ज का मूवमेंट तब तक चलता है जब तक कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक है वो किसके बराबर नहीं हो जाता? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो जाता। और जब ये बराबर हो जाएगा तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेटल के अंदर, मेटल ब्लॉक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0। और जैसे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स भी 0 हो जाएगा, अब कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो एक आपको ध्यान रखना है, कंडक्टर के अंदर अगर कोई मेटल ऑब्जेक्ट है और वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना रहेगा? 0 रहेगा। क्लियर, ठीक है। तो पहला पॉइंट नोट कर लेना आपको, इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 0, ठीक है। कोई कंडक्टर अगर है तो उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा कितना होगा? 0। और वो क्यों हो रहा है? कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जैक्टली बैलेंस कर लिया है, एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज कर दिया है, ठीक है। तो नेट कितना हो जाएगा? 0। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट आपको समझना है कि कोई भी कंडक्टर कैसा भी हो, ठीक है, शेप उसकी चाहे कैसी भी हो, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, और किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो होगा क्या? जैसे आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो आप समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आएंगी इस तरफ और इसकी सरफेस पे आगे खत्म हो जाएंगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होंगी और यहाँ से फिर से क्या कर देंगी? वो ओरिजिनेट कर देंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी ऐसे, यहाँ से आएंगी सरफेस तक आएंगी, ठीक है। उसके बाद अंदर क्या हो जाएंगी? 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आके एंड हो जाएंगी, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी? स्टार्ट कर देंगी। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो यहाँ पे कैसा यूज़ हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके एंड होती हैं, ठीक है। और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा, ठीक है। बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे एंड करती हैं या स्टार्ट करती हैं ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। जहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुरू करती हैं कंडक्टर की सरफेस से या फिर सरफेस पे आगे एंड करती हैं तो वो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती हैं? तो वो 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, ठीक है। यहाँ से अगर कोई लाइन ओरिजिनेट करेगी तो वो कुछ इस तरह से ओरिजिनेट करेगी, सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। उसके बाद वो बेंड कर जाए वो अलग बात है, लेकिन जब ये स्टार्ट करेगी, जिस मोमेंट पे ये स्टार्ट करेगी, जिस पॉइंट पे ये स्टार्ट करेगी वहाँ सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। उसके बाद वो बेंड थी, ठीक है। ऐसी जब ये आएगी तो आते टाइम जब ये सरफेस पे के साथ इंटरेक्ट करेगी तो कितना एंगल बनाएगी सरफेस के साथ? तो वो एंगल होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस, कंडक्टर की सरफेस पे जब टर्मिनेट होती हैं आके स्टार्ट करती हैं तो कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। क्लियर, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको नोट कर लेना है, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा सरफेस के साथ कितने एंगल पे होती हैं? 90 डिग्री एंगल पे। क्लियर, ठीक है। अब इसका एक इफेक्ट और होता है, वो आप जरा ढंग से समझना। इसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है कि अगर जैसे हम मान लिया एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज को आप सरफेस पे मूव करा रहे हो तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 होगा। क्यों 0 होगा? ढंग से समझो। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के साथ कितने एंगल पे होंगी? वो 90 डिग्री एंगल पे होंगी। और आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और आप इस पॉजिटिव चार्ज को इस सरफेस पे मूव करा रहे हो, ठीक है। तो आप किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा
वो तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल पे है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का, वो सरफेस के अलॉन्ग हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में कितना एंगल रहेगा हमेशा? तो वो एंगल रहेगा 90 डिग्री। पार्टिकल मूव करता जाएगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितने एंगल पे होंगे? 90 डिग्री पे, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, और फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, कितना एंगल? 90 डिग्री। जब पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा होगा, फोर्स होगा इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट होगा आपका इस डायरेक्शन में, कितना एंगल होगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो फोर्स और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा? ये 0, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया? 0। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन 0 है तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स जो होंगे वो सेम पोटेंशियल पे होंगे, ठीक है। सारे पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पे होंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन ही ऐसे किया जाता है, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और किसी भी पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में वर्क डन 0 है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? 0। यानी ये सारे पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो आपको पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है थर्ड, वो ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी मेटल हो, उस मेटल की जो सरफेस होती है वो इक्वी पोटेंशियल होती है। सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम पोटेंशियल पे होते हैं, क्योंकि उसकी सरफेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप कोई भी पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कराओगे तो वर्क डन हमेशा क्या होगा? 0, क्योंकि फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री एंगल पे। क्लियर, ठीक है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख लेना है, एंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर इज एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। एक चीज़ और समझ लेते हैं जरा यहीं पे, पूरी सरफेस का पोटेंशियल सेम है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स भी नहीं है, और जब फोर्स भी नहीं है तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कराने में वर्क डन कितना होगा? 0। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम, ठीक है। ऐसे अगर मैं इस कोई भी जनरल पॉइंट ले लें अंदर, ठीक है, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो अंदर आप किसी भी चार्ज को मूव कराते रहो हमेशा वर्क डन क्या रहेगा? 0। कहीं से कहीं भी मूव कराते रहो वर्क डन क्या होगा? 0। इसका मतलब अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सेम पोटेंशियल पे हैं, ठीक है। और उनका पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस का पोटेंशियल है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एंटायर बॉडी, चाहे आप इनसाइड की बात करो या आउटसाइड की बात करो, सरफेस की बात करो या फिर अंदर इंटीरियर की बात करो, सारे पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो एकदम आपको ध्यान रखना है, कोई भी अगर मेटल ऑब्जेक्ट है, कोई भी कंडक्टर है, तो उस पर प्रेजेंट और उसके अंदर प्रेजेंट सारे पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? सेम होता है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है जो हम पढ़ रहे थे कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पढ़ लेते हैं, ज़रूरी है, अच्छा पॉइंट है ये। जैसे कोई कंडक्टर है, कोई चार्ज कंडक्टर, ढंग से समझना, कोई चार्ज कंडक्टर है और मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, और आपको पता होना चाहिए जो कंडक्टर होता है उसमें जो चार्ज होता है वो उसकी सरफेस पे होता है। कभी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं होता है, हमेशा चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पे रहता है, ठीक है। चार्ज कंडक्टर है और किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे, मान लिया इस पॉइंट की बात करें तो मान लिया इस पॉइंट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो मान लिया सिग्मा है, सिग्मा मान लिया क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी बाहर की तरफ, सरफेस के साथ हमेशा स्टार्ट करती हैं 90 डिग्री एंगल पे स्टार्ट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, आगे जाके बेंड कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, पी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है पी, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट पी पे जो चार्ज डेंसिटी है वो हमने क्या मानी है? सिग्मा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जस्ट आउटसाइड द सरफेस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, तो वो होता है आपका सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है उस पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है, ठीक है। सिग्मा क्या होता है? उस पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अभी फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया तो वो देख लेते हैं, गॉस लॉ की हेल्प से ड्राइव कर लेंगे इसको। जैसे मान लिया स्फेरिकली मान लेते हैं, चलो मान लिया ये कंडक्टर है और ये चार्ज है, ठीक है, इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मान लेते हैं? क्या है? सिग्मा है मान लिया, ठीक है।
मान लिया इस पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं, इस पॉइंट पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सिलेंडर कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर करते हैं, ये मान लिया एक सिलेंडर है, क्लियर है, ठीक है, सिलेंडर है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सिर्फ बाहर की तरफ होती हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ क्या होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। और ये जो सिलेंडर है इसका ये जो एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये मान लेते हैं DS या DA मान लेते हैं, ये स्मॉल एरिया, ये जो एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो मैंने डार्क कर दिया है, ये कितना मान लेते हैं, DA मान लेते हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ ये कहता है कि इंटीग्रेशन E.dA जो होता है, फ्लक्स जो होता है आपका, वो किसके बराबर होता है, वो होता है Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्लक्स कितना होगा, तो सिर्फ ये वाली जो डार्क वाली सरफेस है सिर्फ यहाँ से फ्लक्स पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं पास करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। और ये जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, यहाँ से भी कोई फ्लक्स नहीं पास करेगा क्योंकि आधे रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और आधे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सरफेस के पैरेलल है। तो जब सरफेस के पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका फ्लक्स जीरो हो जाता है, ठीक है। सेम केस है इस सरफेस के लिए, ढंग से देखना है इसमें ये जो आधा पार्ट है, ये जो आधा पार्ट है, ठीक है, इस आधे पार्ट से कोई फ्लक्स नहीं पास करेगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और रिमेनिंग आधे पार्ट से इसलिए पास नहीं करेगा क्योंकि जो सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, सरफेस, ठीक है। तो सिर्फ जो फ्लक्स पास करेगा वो सिर्फ इस रीजन से पास करेगा। किसी और कलर से अगर मैं डार्क करूँ, मान लिया इसे रेड कलर से डार्क कर देते हैं, तो वो जो सरफेस है वो ये है जहाँ से सिर्फ फ्लक्स पास करेगा पूरे सिलेंडर में से, ठीक है। कितना फ्लक्स पास करेगा, तो वो जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया अगर E है तो उसका सरफेस एरिया हमें माना है DA है, तो E इंटू DA इतना फ्लक्स पास करेगा। कितना चार्ज इसके अंदर है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पॉइंट पे या पूरे सरफेस पे हमने क्या मानी है, सिग्मा। और कितना एरिया एनक्लोज्ड है, तो वो जो एरिया है वो DA है, तो चार्ज जो होगा उसके अंदर एनक्लोज हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया यानी DA अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत सिंपल है, DA से DA क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो वो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर की सरफेस पे है, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो उस पॉइंट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है, और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, वो आपको पता होता ही है, ठीक है। यहीं पे एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लिया कोई रैंडम शेप का कंडक्टर है ऐसे, ठीक है। तो अगर आप इसको कुछ चार्ज दोगे तो ये इसकी सरफेस पे आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पूरी सब जगह सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ जगह ज़्यादा चार्ज होगा, कुछ जगह कम चार्ज होगा, ठीक है। तो वो जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको आगे प्रूव भी करेंगे। किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर मान लिया ऐसा कंडक्टर है, ऐसा मान लिया कंडक्टर है, तो जहाँ पे शार्प एजेस हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप सर्कल बनाओगे, इसको कर्वेचर का सर्कल बनाओगे तो छोटा सा सर्कल बनेगा, यहाँ सर्कल बनाओगे तो एक बड़ा सा सर्कल बनेगा, ठीक है। तो जहाँ पे कर्वेचर शार्प होता है वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कम होगी तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जो फ्लैट जैसे सरफेस होते हैं वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होती है, और जहाँ पे कॉर्नर्स वगैरह होती हैं वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। जहाँ पे फ्लैट होता है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कम। जहाँ पे कॉर्नर्स होंगे वहाँ पे चार्ज क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। कुछ इस हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो चार्ज डेंसिटी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की कैसे होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी शार्प एज होती जाएगी वहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, चार्ज का तो पता नहीं, चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जहाँ पे फ्लैट होगी सरफेस वहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत कम होगी, ठीक है। अब फिर से पहुँचते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे, ठीक है। अभी तक हमने ये देखा कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें या कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें, दोनों की सर्फेसेज पे जो है वो चार्ज इंड्यूस होता है, लेकिन दोनों की जो मैकेनिज्म है इंडक्शन की वो अलग अलग है। एक में जो चार्ज इंड्यूस होता है, कंडक्टर में जो चार्ज इंड्यूस होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाते हैं तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, ठीक है। और जो डाइलेक्ट्रिक में जो चार्ज इंड्यूस होता है उसकी जो मैकेनिज्म है वो एंटायरली डिफरेंट है। उसमें पोलरिटी आती है या फिर पोलरिटी पहले से होती है, तो जो पोलराइज मॉलिक्यूल होते हैं वो एक अरेंजमेंट, एक पैटर्न में सेट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक तरफ सरफेस पे कैसा चार्ज दिखता है आपको, नेगेटिव चार्ज, और दूसरी सरफेस पे कैसा चार्ज दिखता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
तो फिर से डाई इलेक्ट्रिक पे आ गए हैं और इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, ठीक है। मान लिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E0 है, ठीक है। तो ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब थी, उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और वो कितना है, तो वो मान लिया क्या देते हैं, E0 है, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया कितना है, E0, ठीक है। इसकी वजह से अब चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंजमेंट करना शुरू करेंगे। तो इस तरफ से जो चार्ज इंड्यूस होगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से इनका भी एक अपना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होना शुरू होगा, ठीक है। इनका एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा, एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसको हम नाम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये क्या है आपका इंड्यूस चार्ज की वजह से है, तो ये क्या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेट जो होगा वो हो जाएगा E0 माइनस E इंड्यूस। ढंग से समझना आपको, कंडक्टर के केस में नेट जीरो हो गया था। क्यों जीरो हो गया था, क्योंकि जितना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड था उतना ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे इतना चार्ज इंड्यूस हो सकता था ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो चार्ज इंड्यूस करा रहे थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी, वो कितना भी चार्ज यहाँ पे अपीयर करा सकते हैं और तब तक चार्ज अपीयर कराते रहेंगे जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के इतना ना हो जाए ताकि एक्सटर्नल को कैंसिल आउट ना कर दे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में चार्ज फ्री नहीं है, इस केस में चार्ज बाउंड है, बट स्लाइटली क्या हो गया, पोलराइज हो गया है और पोलराइज होकर कुछ अरेंजमेंट हो गया, उसकी वजह से थोड़ा सा चार्ज यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा अपीयर नहीं हो पाएगा कि नेट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ पे नेट कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। अगर यही कंडक्टर होता, डाइइलेक्ट्रिक नहीं होता, तो नेट कितना हो गया होता, जीरो, ठीक है। तो इस केस में नेट हो जाएगा E0 माइनस E इंड्यूस, क्लियर, ठीक है। तो आपको नोट कर लेना है, ऑन पुटिंग डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन पुटिंग डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड गेट रिड्यूस, ठीक है। जो स्ट्रेंथ होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, क्लियर। क्यों रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इंडक्शन की वजह से एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और वो जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो पहले अप्लाई कितना किया था आपने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कितना किया था, E0, अब रह कितना गया, अब रह गया E नेट, ठीक है। अप्लाई किया था आपने E0, अब इसके अंदर कितना रह गया, वो रह गया E नेट कितना है, E0 माइनस E इंड्यूस, ठीक है। और इनका जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब, ठीक है। वो क्या है, उस मटेरियल का क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। क्या लिखना है आपको, द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। और जो E0 है वो हमेशा E नेट से ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। E0 जो होगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जो रिड्यूस वैल्यू बची है, E नेट बची, उससे हमेशा क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो K की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपकी, 1 से बड़ी रहेगी। 1 कब होती है, किसके लिए होती है, तो जो K की वैल्यू 1 होती है वो वैक्यूम के लिए होती है, क्योंकि इसमें कोई मटेरियल नहीं होता जिसमें कुछ पोलराइजेशन या कुछ इंडक्शन जैसी प्रोसेस हो सके, ठीक है। तो K की वैल्यू वो जो 1 होती है वो सिर्फ किसके लिए होती है, वैक्यूम के लिए, और सभी मटेरियल्स के लिए K की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचता है, तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है 0। तो समथिंग अपॉन 0 करोगे तो वो कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी, यानी मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए K कहाँ अप्रोच करता है, इन्फिनिटी, क्लियर। एयर के लिए या वैक्यूम के लिए K कितना होता है, 1, और इन जनरल मेटेरियल्स के लिए K क्या होता है, ग्रेटर देन 1। वाटर के लिए अगर आपको याद हो तो वाटर के लिए जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K वो 80 के आसपास होता है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। किसी भी डाइइलेक्ट्रिक की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसे डिफाइन की गई है, क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया कोई डाइइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल है, मान लिया नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, ठीक है, कोई पोलरिटी नहीं है उसमें, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस उसका, और उसके चारों तरफ जो नेगेटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा ये तुरंत पोलराइज हो जाएगा। यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की अप्लाई करने से ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलराइज हो गया। ठीक है, अब ढंग से समझना है आपको, फिर इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे ये पोलरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा पोलराइज हो जाएगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया आपने और ज़्यादा पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया और ज़्यादा मॉलिक्यूल की जो पोलरिटी है वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे इसकी पोलरिटी क्या है, बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इन पे जो फोर्स लग रहा होगा, नेगेटिव चार्ज पे इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज पे इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से अलग हो जाएंगे। ठीक है, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेरेंट एटम से डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, ये इतना ज़्यादा फोर्स हो जाएगा कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने पेरेंट एटम से क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और उसके बाद जो डाई इलेक्ट्रिक है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए पेरेंट एटम से, ठीक है, तो अब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो वो कैसे बिहेव करने लगेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे ये काम होता है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ही हम कहते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वही क्या है, इस डाई इलेक्ट्रिक की क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्लियर? ठीक है, तो आपको नोट कर लेना है, इन ए वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स may get detached from their parent atoms. The outer electrons may get detached from their parent atoms. Then dielectric behave like conductor. ठीक है, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेरेंट एटम से डिटैच हो जाते हैं, तब जो डाइलेक्ट्रिक है वो कैसे बिहेव करना शुरू कर देगा, कंडक्टर की तरह। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच ब्रेकडाउन अकर्स इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जिस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो मटेरियल है आपका उसका ब्रेकडाउन होता है, जिस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पे ब्रेकडाउन होता है उस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की अगर यूनिट कोई पूछा जाएगा, यूनिट क्या होगी, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जा रहा है। ठीक है, तो इसकी यूनिट जो होगी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, और वो होती है न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। क्लियर? अब पढ़ते हैं आगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, अगर पैरेलल प्लेट्स हैं उनको चार्ज दिया जाए और वो अपने आसपास रखी हुई हैं एक दूसरे के, ठीक है, क्लोज रखी हुई हैं काफ़ी एक दूसरे के, तो उन पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिया एक सिंगल प्लेट है। ठीक है, एक प्लेट की दो सर्फेसेज होती हैं, शीट नहीं है, ये प्लेट है। ठीक है, और मान लिया आपने इसको कुछ चार्ज प्रोवाइड किया, मान लिया क्यू चार्ज दिया इसको आपने। ठीक है, और कोई प्लेट नहीं है इसकी विसिनिटी में, ये सिंगल प्लेट है, क्यू चार्ज दिया। तो सबसे जो सिंपल कंसेप्ट है इसमें वो ये है कि जब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा क्यू चार्ज, तो आधा आधा चार्ज दोनों सर्फेसेज पे आ जाएगा। ठीक है, जो लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो यही हो कि आधा चार्ज Q/2 इस सरफेस पे आ जाएगा और आधा चार्ज Q/2 इस सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, आधा आधा चार्ज जो है वो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। ये सिर्फ तब होगा जब आपकी सिंगल प्लेट है और इसके आसपास और कोई प्लेट इसकी क्लोज विसिनिटी में नहीं है। ठीक है, तो आप जो भी चार्ज दोगे इस प्लेट को, आधा आधा चार्ज दोनों सर्फेसेज पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर दो प्लेट्स हैं तो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो आप ज़रा ढंग से समझ लो, बहुत सिंपल है ये। जैसे मान लिया मैंने इसको कुछ चार्ज प्रोवाइड किया और इसको कुछ चार्ज प्रोवाइड किया। ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट एकदम ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लिया मैंने इसको चार्ज प्रोवाइड किया 20 कूलम्स या 20 माइक्रो कूलम्स। ठीक है, और इसको चार्ज प्रोवाइड किया मान लिया मैंने कुछ भी ले लेते हैं, मान लिया 8 माइक्रो कूलम्स। ठीक है, इस प्लेट को कितना टोटल चार्ज दिया, 20 माइक्रो कूलम, इसको कितना दिया, 8 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो सबसे पहला दो पॉइंट बस आपको ध्यान रखने। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो आउटर मोस्ट सर्फेसेज हैं, जैसे ये सरफेस है, ये वाली सरफेस है आउटर मोस्ट, और इस सिस्टम की और ये वाली सरफेस है, ये दोनों सरफेसेज जो हैं वो आउटर मोस्ट हैं। ये वाली जो सरफेसेज हैं, ये सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों इनर सरफेसेज हैं। ठीक है,
तो जो पूरे सिस्टम की जो आउटर मोस्ट सर्फेसेज हैं उन पे जो चार्ज आता है वो नेट चार्ज अपॉन 2 होता है। टोटल चार्ज का हाफ चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा और नेट चार्ज का हाफ चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा। टोटल चार्ज है कितना सिस्टम के पास, कितना चार्ज है टोटल? तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको सिंपल स्केलर की तरह ऐड कर देते हैं। तो इसको दिया था आपने 20 माइक्रोकूलम, इसको दिया था 8, तो टोटल चार्ज है 28 माइक्रोकूलम। तो आधा चार्ज इस सबसे आउटर सरफेस पे मिल जाएगा और आधा चार्ज इस पे आ जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको कितना मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा 14 माइक्रोकूलम और इसको भी कितना मिल जाएगा 14 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आराम से। इस पूरी प्लेट को कितना दिया था 20, इस तरफ कितना आ गया 14, तो रिमेनिंग इस तरफ आएगा डेफिनेटली। तो इस तरफ कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी कैसा है, पॉजिटिव। इस तरफ भी कैसा चार्ज आया आपका, पॉजिटिव प्लस 14 माइक्रोकूलम और इस तरफ भी कैसा आया है, पॉजिटिव प्लस 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। अभी तक सिर्फ हमने एक पॉइंट यूज़ किया है। पहला पॉइंट ये था कि जो भी आपका प्लेट्स का सिस्टम होगा उनकी आउटर मोस्ट सर्फेसेस पे जो चार्ज होगा वो पूरे सिस्टम का नेट चार्ज अपॉन 2 होगा, ठीक है। इस पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज है 28, तो हाफ इधर आ जाएगा, हाफ इधर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस प्लेट पे देखें जरा, इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज है 8 माइक्रोकूलम, इस तरफ आ गया 14 माइक्रोकूलम प्लस 14 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इस वाली सरफेस पे कितना आएगा, तो इस वाली सरफेस पे जो आएगा वो आएगा -6 कूलम। नेगेटिव चार्ज आएगा, कितना आएगा ये आएगा -6 माइक्रोकूलम्स, कूलम्स नहीं माइक्रोकूलम्स, ठीक है। ताकि टोटल इन दोनों का प्लस 14 और -6 करोगे तो वो +8 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों प्लेट्स का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, वैसे तो एक ही पॉइंट से हो जाएगा, बस ये पॉइंट होना है कि जो आउटर सर्फेसेज हैं उन पर जो चार्ज आएगा वो नेट चार्ज अपॉन 2 आएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि हर प्लेट पे चार्ज कंजर्वेशन लगाते जाना है। हर प्लेट पे चार्ज कंजर्वेशन आपको लगाते चला जाना है, क्लियर। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आएगा वो ये समझ में आएगा कि जो आमने सामने वाली सर्फेसेज होती हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट सर्फेसेज होती हैं, ठीक है, जैसे ये सरफेस है उसके सामने ये वाली सरफेस है, ठीक है, इन पे जो चार्ज आता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। इन पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, इक्वल एंड अपोजिट। अगर इस वाली सरफेस पे +6 आया तो डेफिनेटली इस वाली पे क्या आएगा, -6, क्लियर। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते चले जाओगे, ठीक है। जैसे कि नीचे एक क्वेश्चन बनाया है, इस पर देखते हैं। जैसे मान लिया 4 प्लेट है, ढंग से देखना है, और इन पर कुछ चार्ज दे देते हैं। जैसे इस पर चार्ज दे दिया मान लिया 10 कूलम, 10 माइक्रोकूलम, कुछ नहीं लिखा है तो ये +10 माइक्रोकूलम है, ठीक है। इस पर मान लिया दे दिया 6 माइक्रोकूलम, इस पे मान लिया मैंने दे दिया कुछ भी 12 माइक्रोकूलम, सबको पॉजिटिव दिया है, और इस पे कुछ नेगेटिव दे देते हैं। मान लिया इस पे चार्ज दे दिया आपको, मान लिया -10 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब हमें सब सारी फेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितनी सर्फेसेज हैं, तो टोटल 8 सर्फेसेज होंगी। एक प्लेट की 2 सर्फेस होती हैं, टोटल 4 प्लेट्स हैं, तो टोटल कितनी सर्फेसेज मिलेंगी आपको, 8, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप ध्यान देखोगे वो ये है कि नेट चार्ज कितना है पूरे सिस्टम के पास। तो जो नेट चार्ज है वो है 10 + 6 + 12 - 10, तो ये आ जाएगा आपका 18 माइक्रोकूलम। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये +10 और ये -10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 12 + 6 कितना होगा, 18, ठीक है। तो ये जो आउटर सर्फेसेज होती हैं इन पे चार्ज आता है नेट चार्ज अपॉन 2। तो नेट चार्ज अपॉन 2 जब आप करोगे तो अपॉन 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसका मतलब इस वाली सरफेस पे कितना आएगा, +9 माइक्रोकूलम, और इस वाली सरफेस पे कितना आएगा, +9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम। इस वाली पे भी कितना आएगा, 9 माइक्रोकूलम। अब बस आप चार्ज कंजर्वेशन लगाते चले जाओ और आपका होता चला जाएगा। इस पे टोटल चार्ज कितना है, 10, इस तरफ कितना आ गया, 9, तो इस तरफ कितना बचा होगा, 1 + 1, कुछ नहीं लिखा तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरफ आया 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब अगर इस पे +1 है तो इस वाली सरफेस पे कितना होगा, तो वो होगा -1। आमने सामने सर्फेसेस पे जो चार्ज होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो इस वाली पूरी प्लेट पे है +1, सॉरी सरफेस पे +1, तो इस वाले पे होगा -1, -1 माइक्रोकूलम्स, ठीक है। इस तरफ कितना आएगा, तो टोटल होना चाहिए 6, इस तरफ है -1, तो डेफिनेटली इस तरफ होगा +7, तभी दोनों को ऐड करके कितना आएगा, ये 6, तो इस पे इस तरफ आ जाएगा +7 माइक्रोकूलम्स, ठीक है, क्लियर है ये। तो इसकी सामने वाली सरफेस पे कितना होगा, तो सामने वाली सरफेस पे होगा -7,
क्योंकि अपोजिट जो सर्फेसेज होती हैं उसमें इक्वल एंड अपोजिट होता है। यहाँ जो आ जाएगा वो आ जाएगा -7 माइक्रो कूलम्स। ठीक है, इस तरफ कितना आएगा तो ज़रा ढंग से देखो, ये है -7, ठीक है, ये है 12, तो इस तरफ जो भी चार्ज होगा उन दोनों का सम 12 होना चाहिए, तो वो डेफिनेटली होगा 19 प्लस 19 माइक्रो कूलम। जरा दोनों को सम करके देखो, -7 प्लस 19 तो वो +12 बन जाएगा। ठीक है, तो इस सरफेस पे अगर +19 है तो डेफिनेटली इस सरफेस पे क्या होना चाहिए, -19 माइक्रो कूलम, और वो होना भी चाहिए। जरा ढंग से देखो, -19 इधर है और +9 इधर है, इन दोनों का सम करो तो क्या वो -10 आ जाएगा, तो वो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है, तो बस 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट ये है आपका कि जो आउटर मोस्ट सर्फेसेज हैं उन पे जो चार्ज आएगा वो कितना होगा, वो होगा नेट चार्ज अपॉन 2। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आमने सामने वाली जो सर्फेसेज हैं, जो अपोजिट फेसेस होंगी, उनमें जो चार्ज आएगा वो कैसा होगा, वो होगा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिलेगा। एक तरफ +4 है तो दूसरी तरफ डेफिनेटली क्या होगा, -4। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है वो सिंपल है कि आपको हर प्लेट पे क्या लगाना है, चार्ज कंजर्वेशन। हर प्लेट पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए, वो वही होना चाहिए जो आपने उसको दिया है। ठीक है, हर प्लेट पे क्या लगाना है, चार्ज कंजर्वेशन, क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं वो किसी से कनेक्ट नहीं है, तो इन पे जो टोटल चार्ज होगा, दोनों सर्फेसेज का जो टोटल चार्ज होगा वो वही होगा जो चार्ज इन प्लेट्स को मिला है। क्लियर।